अखिलेश यादव के किसी भी बात को जनता, किसान या उत्तर प्रदेश के नागरिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। बरेली में करीब 3,54,000 किसानों के खाते में किस्त जा रही थी, अब 2,97,000 किसानों के खाते में गई। तो ये जो पूरे आंकड़े हैं, ये जो कम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? 22 चीनी मिलों की 2017 के पहले की सरकारों ने बेच दिया था। भाई चीनी मिलें चलती थी, मायावती और अखिलेश यादव ने उसको बेच दिया। अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इस पर क्या सोचते हैं? वो जानते हैं कि हम ट्वीट कर देंगे और सरकार बदल जाएगी। तो अखिलेश यादव और मायावती तो कहते हैं कि अगर आपकी सरकार है, आप आंकड़े भले ही पेश कर दी, लेकिन वो होती तो थर्ड पार्टी के थ्रू। किसान थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, वो स्टोरेज करने की उनकी क्षमता थोड़ा रहती है, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब वो मंडी में पहुंचता है तो वहाँ बिचौलिए बैठे होते हैं। उन बिचौलियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी, क्योंकि उन्हें तो 2300 रुपये मूल्य नहीं मिल पाता, फिर वो बेचारा 1900 रुपये में बेचने को मजबूर हो जाता है। इस 8.5 साल में लगभग हम 3 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं। जब शॉर्टेज नहीं है, जब प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये लंबी लंबी लाइनें लग जाती है किसानों की, ये क्यों लगती है? सरकार बनते ही पहले वो 18,000 करोड़ रुपया जो किसानों का बाकी था उसको गन्ना मिलों से दिलवाई, और उसके बाद से लगातार गन्ना जब लेकर किसान चीनी मिलों पर जाता है, 1 सप्ताह में उसको पेमेंट हो जाए, उसका गन्ना मूल्य मिल जाए, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करती है। लेकिन अब जो किसान बार बार लाइन में लग जाते हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? प्रदेश सरकार तो सीधे कह देती है कि हमारी तरफ से सब चीज़ें बेहतर हैं। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सरकार लगातार योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं को बना रही है और उन्हें पटल पर ला रही है। उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है और जनता के हित में कार्य को बहुत ही तेज़ी से प्रगति की ओर खींच रही है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ है केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। वहीं बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो लगातार केंद्र और राज्य मिलकर जनता के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा योजनाबद्ध तरीके से नज़र आता है। इसी क्रम में अभी देखा गया कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से 21वीं जो एक धनराशि है वो किसानों के डायरेक्ट खातों में गई और करीब इससे सीधे सीधे 21 लाख किसानों को सीधा सीधा लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश में किसान बावजूद इसके कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर लगातार सरकार को घेरते रहते हैं। कुछ किसान सरकार में खुशहाल नज़र आते हैं तो कुछ किसान सरकार को बदहाल कहते हुए भी नहीं चूकते। इन्हीं मुद्दों पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी। कामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। सर, सबसे पहले ये देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चरल लैंड्स की, अगर बात की जाए तो उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आज किसानों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में? देखिए, उत्तर प्रदेश दुनिया का चौथा देश है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि और कृषि प्रधान देश रहा है, तो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और जो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से चल रही है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार चल रही है, ये दोनों सरकारों की जो डबल इंजन की सरकार है, देश की आज़ादी के बाद किसानों के हितों में, किसानों का सर्वांगीण उन्नत करने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए जितनी योजनाएं लाई गई है वह देश की आज़ादी के बाद किसी भी सरकार में कभी नहीं आई थी। इसलिए यहाँ के जो किसान हैं दिन प्रतिदिन खुशहाल होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अभी हाल ही में 21वीं जो एक किस्त है वो किसानों के खाते में जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत। कई किसानों का नाम काट दिया जाता है। अगर बात करें मंडलवार तरीके से तो बरेली में करीब 3,54,000 किसानों के खाते में किस्त जा रही थी, अब 2,97,000 किसानों के खाते में गई। बदायूं में करीब करीब ये आंकड़ा 2 लाख के पार था और ये आंकड़ा 1.5 लाख में सिमट गया।
तो ये जो पूरे आंकड़े हैं, ये जो कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, किसान सम्मान निधि की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री जी किए थे कि जो किसान हैं और किसानी के अलावा कुछ नहीं करते हैं उनको किसान सम्मान निधि मिलेगा। तो शुरू में सब लोग फार्म भर दिए, सबको किसान सम्मान निधि मिलने लगा। जब उसकी जांच होने लगी तो कुछ किसान पेंशन पाते थे, कुछ किसान इनकम टैक्स पे ही थे, कुछ किसान नौकरी करते थे, कुछ बड़े व्यवसायी थे। तो जब बाद में इसकी केवाईसी होने लगी, इसकी जांच होने लगी, तो ऐसे जो किसान किसानी के अलावा भी कुछ काम करते हैं उनके नाम किसान सम्मान निधि की जो सूची है उससे निकालने जाने लगा और उसका नाम निकाल दिया गया। से जो केवल किसानी पर आश्रित हैं, केवल किसानी काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उनको किसान सम्मान निधि मिले, ये सरकार का प्रयास है और ऐसे सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रहा है। सबसे पहले आगे बढ़े सवालों के सिलसिले में, तो अध्यक्ष जी ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की अलग अलग इकाइयां हैं, उसमें एक इकाई है किसान मोर्चा। तो ये जो किसान मोर्चा है, और आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जो किसान मोर्चा की, ये क्या इकाई है और किस तरह ये कार्य करती है? देखिए, किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाने के लिए एक मोर्चा है। हम भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और प्रदेश के किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हो, यह हमारा प्रयास का है। तो केंद्र के जो सरकार चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, किसान कल्याणकारी की जो इनकी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो किसानों की योजनाएं हैं, इन दोनों योजनाओं को लेकर, दो डबल इंजन की सरकार के किसान कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम किसानों के बीच जाते हैं और किसानों को 100% उसका लाभ मिले, इसका प्रयास करते हैं और उस प्रयास के माध्यम से उन किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद करते हैं। ये हुई बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब मैं 2021 में किसान मोर्चा का अध्यक्ष बना, हमने पहला ये लक्ष्य निर्धारित किया कि किसान मोर्चा के ब्लॉक स्तर पर ही इकाई होती थी, मंडल हमारे पदाधिकारी होते थे। हमको इसको गांव स्तर पर ले जाना है और हमको इस बात की प्रसन्नता है और गर्व का अनुभव करता हूँ, उत्तर प्रदेश में 56,000 कुल गांव हैं, ग्राम पंचायतें हैं। मैं ये सुनिश्चित किया कि हर ग्राम पंचायत में 11 सदस्यीय किसानों की समिति बनावे, जो प्रो बीजेपी हो, किसान हो, प्रो बीजेपी हो, वो बीजेपी के सदस्य हो या न हो, लेकिन प्रो बीजेपी हो। तो मैं 6 महीने का अभियान चलाया और आज इस बात का हमें बहुत प्रसन्नता है कि 56,000 गाँव में से 50,000 गाँव में किसान समितियां बन गई थी 2022 में ही। और इनका जो डाटा है वो प्रदेश कार्यालय पर नाम, पता, फ़ोन नंबर सहित लगभग 5 लाख किसानों का डाटा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आपने बात करी डेटा की, आपने बात करी फैक्ट्स की, कि इतने किसानों को, इतने लाख किसानों को हमने जोड़ा और पार्टी से जोड़ा। जाहिर सी बात है, जो भी संगठन है वो पार्टी को मजबूती के लिए कार्य करता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें किसानों की, तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको कितनी जटिलता से आप सरकार के समक्ष रखते हैं और कैसे उन पर समाधान हो पाता है? देखिए, ये जब सरकार 2017 में बनी तो जो पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में ही 86 लाख किसानों का लगभग 36,000 करोड़ रुपया ऋण माफ़ करके, ऋण मोचन करके सरकार ने यह संकल्प लिया कि यह सरकार किसानों के लिए समर्पित है। किसानों का समस्याओं का समाधान हो, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। और जो आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि किसानों की आय हमको दोगुनी करनी है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए यह सरकार निरंतर काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो जो किसान हैं वो गन्ना की खेती बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं। वो कैश क्रॉप है, यानी तुरंत पैसा मिलता है। तो जब वो मुख्यमंत्री बने तो 18,000 करोड़ रुपया उस समय समाजवादी पार्टी छोड़ गई थी किसानों को, वो दी नहीं थी, पेमेंट नहीं हुआ था, गन्ना मिली पेमेंट नहीं की थी। जब हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही पहले वो 18,000 करोड़ रुपया जो किसानों का बाकी था उसको गन्ना मिलों से दिलवाई और उसके बाद से लगातार गन्ना जब लेकर किसान चीनी मिलों पर जाता है, 1 सप्ताह में उसको पेमेंट हो जाए, उसका गन्ना मूल्य मिल जाए, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास करती है। और आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि आदरणीय मायावती जी की सरकार 2007 में बनी, अखिलेश जी की सरकार 2012 बनी। इन दो जो सरकारें थी लगभग 10 वर्षों में
गन्ना मूल्य का भुगतान 1,45,000 करोड़ रुपया किए थे। 1,45,000 रुपया किए, कब किए थे? 10 वर्षों में। योगी जी की सरकार बने अभी 8.5 साल हो रहा है। इस 8.5 साल में लगभग हम 3 लाख करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान किए हैं। 99.9% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। केवल बजाज ग्रुप की जो कंपनियां हैं 15-16, वो पेमेंट करने में देरी कर रही हैं। बाकी सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। बाकी सारी कंपनियां, चाहे सहकारी हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, गन्ना आज किसान लेकर चीनी मिल पर जाता है और 1 सप्ताह के अंदर उसके खाते में पैसा आ जाता है। यह दूसरी बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार की है। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं और आपने 2-4 उपलब्धियां सरकार की गिनाई, लेकिन अगर हम बात करें उपलब्धि के इतर एक तस्वीर की, तो देखने को क्या मिलता है? वही किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो किसान को गन्ने का मूल्य मिल जाता है, वही किसान जब मंडियों में जाता है, अभी देखा गया गेहूं के लिए जब किसान अपना गेहूं बेचने मंडी में गया तो सरकार ने एक रेट तय करा कि मान लीजिए 2300 रुपये गेहूँ के पर कुंटल के हिसाब से आपको मिलेगा। जब वो मंडी में पहुंचता है तो वहाँ बिचौलिए बैठे होते हैं, उन बिचौलियों पर नकेल कैसे कसी जाएगी? क्योंकि उन्हें तो 2300 रुपये मूल्य नहीं मिल पाता, फिर वो बेचारा 1900 रुपये में बेचने को मजबूर हो जाता है। नहीं लगता है कि ये जानकारी थोड़ी सी आपको ठीक करनी पड़ेगी। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, तो जो संकल्प लिए कि हमको किसानों को आय दोगुनी करनी है, तो तब से किसानों क्या हुआ, लागत उनका वही है। DAP का रेट बढ़ा नहीं, यूरिया का रेट बढ़ा नहीं, कीटनाशक दवाइयों का रेट बढ़ा नहीं, बीज का रेट बढ़ा नहीं, और मूल्य उनका बढ़ता गया। जैसे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में जो गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो था 1500 रुपया के आसपास, और आज 2500 रुपया के आसपास है। तो 1000 बढ़ गया ना। और सरकार का यह प्रयास है कि 100% उनका जो धान है, गेहूँ हो, उसको सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदा जाए, और सरकार खरीदे, इसे बिचौलिए कहीं नहीं है। आप अपना किसान वही जमा करिए क्रय केंद्रों पर, तुरंत आपका गन्ना गेहूँ और धान खरीदा जाएगा और 3 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा चला जाएगा। और आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार का यह प्रयास था कि हम 2500 रुपया 2400 रुपया कुंटल यदि गेहूँ खरीदे हैं, तो जो व्यापारी हैं वो भी इसी रेट पर खरीदें। तो किसान जो है सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं देता, उसी रेट पर व्यापारियों को दे देता है। तो वो किसान के ऊपर है कि वो सरकारी क्रय केंद्र में देता है कि व्यापारियों को देता है, लेकिन बिचौलिया कोई नहीं है। और किसानों का पहली बार अच्छा रेट गेहूं और धान का मूल्य रहा है। अध्यक्ष जी, जब बात होती है किसानों के मिलने वाली सुविधाओं की, तो सबसे पहला जिक्र आता है कि अभी DAP की लाइन में देखा गया किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे रहे। जिला सहकारी समितियां हैं, वहाँ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि साहब हमें आप DAP दिलवा दीजिए, हमें खाद दिलवा दीजिए, हमें यूरिया दिलवा दीजिए। जब शॉर्टेज नहीं है, जब प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो ये लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं किसानों की, ये क्यों लगती हैं? देखिए, जब अभी खरीफ का फसल धान का जब बुआई हुआ था, उसमें एक छोटी समस्या आई थी। वो समस्या क्यों आई थी? जो खेती करने का क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, वो उतना ही है, वो दिन प्रतिदिन घट ही रहा है। जैसे एक्सप्रेसवे बन रहा है, सड़कें बन रही है, औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, तो जो खेती करने योग्य भूमि थी उसका सरकार कुछ अधिग्रहण कर रही है। तो जो जोत के खेती है, जिस पर मानो फसल पैदा की जाती है, वो तो कम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जितनी DAP यूरिया चाहिए उसके आधार पर जो 2023 में था, 24 में था, तो उसके हिसाब से 20% बढ़ाकर सरकार ने उसकी व्यवस्था की, और खेती कम होती जा रही है, और 20% खाद बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया। लेकिन किसान थोड़ा हड़बड़ी में रहते हैं, वो स्टोरेज करने की उनकी क्षमता थोड़ा रहती है, कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और खेती करने के लिए वो जो रासायनिक उर्वरक है उसका मात्रा बढ़ाते जाते हैं। जैसे इस साल वो 1 एकड़ में 2 बोरा यदि माली डाई डालते हैं, DAP डालते हैं, तो अगले साल अधिक उपज करने के लिए 2.5 बोरा डालते हैं। तो इसका संतुलन करने में थोड़ी सी समस्या आई थी, जिसके नाते वो थोड़ा सा गड़बड़ी हुई थी उस समय। लेकिन अभी जो रबी की फसल की बुआई होने जा रही है, इसमें सरकार पर्याप्त मात्रा में DAP और यूरिया का निर्माण कराकर जो इसकी कंपनियां उसको हिदायत दी है, और समय पर किसानों को उनको भरपूर DAP और यूरिया मिले, इसका प्रयास कर रही है। अध्यक्ष जी, किसानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज जो आता है जो उत्तर प्रदेश में, वो ये आता है जब वो अपनी बुवाई करने जाते हैं
तो उनको जो खाद्य सामग्रियाँ लेनी होती है दुकानों से, कई बार उसकी बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है। अभी आपने बता दिया कि किसान लाइन में क्यों लगे, लेकिन अब जो किसान बार बार लाइन में लग जाते हैं उसके लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है? प्रदेश सरकार तो सीधे कह देती है कि हमारी तरफ से सब चीज़ें बेहतर हैं, तो वो जो सुविधा जो धरातल पर बेहतर नहीं दिखती, उसके लिए किसान मोर्चा किस तरीके से लामबंद है और कैसे आप आगे कार्य करें? देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है किसान मोर्चा के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, और हमारी सरकार है इसके नाते भी, कि किसानों को समय से समयबद्ध उनको आवश्यक डीएपी, आवश्यक यूरिया और बीज मिले। इसके लिए हम जन जागरण अभियान चलाते हैं। ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर हमारी टीम, वो लोग किसानों से मिलकर सहकारी समितियों से खाद बीज दिलवाते हैं, ब्लॉक स्तर पर दिलवाते हैं, जिला स्तर पर दिलवाते हैं। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, इसके नाते समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि सारे किसानों को समय से वो सारी सुविधाएं मिलेगी, वो आवश्यक सारा सामग्री मिलेगा जो किसानों को खेती करने के लिए आवश्यक है। ये एक किसानों की बड़ी तस्वीर हो जाती है जो वाकई हमें समझने योग्य है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में जो किसान प्रधान प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि किसान प्रधान देश है तो किसान प्रधान प्रदेश भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। मैं अभी गया था मुजफ्फरनगर बेल्ट में, फिर मैं पहुंचता हूं गोरखपुर बेल्ट में। गोरखपुर बेल्ट भी आपकी है। बहुत से लोग बहुत कम जानते हैं कि गोरखपुर में एक बड़ा क्षेत्रफल गन्ने की रुपाई भी होती है, और बहुत बड़ा एक जो किसान का क्षेत्र है वो भी गोरखपुर साइड से आता है। क्या लगता है आज एक सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश में क्या है, जो लोग अपना एक बेहतर किसान आगे बढ़ सकता था, एक किसान का जीवन आगे बढ़ सकता था, वो छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं, कूच कर रहे हैं और अपनी जो खेती है उसको बेच रहे हैं? कितनी बड़ी समस्या? देखिए, ये तो चिंताग्रस्त विषय है। जैसे मैं भी गांव को रहने वाला हूं और मैं अपने गांव जाता रहता हूं, मैं खेती भी करता हूं, लेकिन वो किसानी छोड़ कर नहीं जाते हैं, बल्कि वो थोड़ा सा हमारे बच्चा अच्छा पढ़ ले, स्वास्थ्य सुविधा मिल जाए, तो घर का मानो गांव का जो अपना अच्छा घर है उसको छोड़कर और शहर में जाकर एक कमरे के मकान में रहते हैं लोग। तो वो एक ये मनोभाव उनका है, वो किसानी के नाते नहीं छोड़ कर जाते हैं, खेती के नाते नहीं छोड़ कर जाते कि हमारी कोई सुविधा नहीं है, बल्कि उनके मन में ये इच्छा रहती कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ ले। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपका व्यक्तित्व बहुत बेहतरीन लगा, और जब इंटरव्यू लेते हैं तो कुछ ही ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे मिलने के बाद, बड़ा तारुफ होने के बाद ऐसा लगता है कि उनसे ये सवाल भी पूछना चाहिए, क्योंकि सरकारी सवाल तो अपनी जगह होते हैं, प्रशासनिक सवाल अपनी जगह होते हैं, कार्य की शैलियों के सवाल अपनी जगह होते हैं, लेकिन अब चूंकि आप किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो बड़ी चिंता नहीं होती आपको? आज किसान प्रधान प्रदेश माना जाता है आज भी उत्तर प्रदेश, और यदि किसान ही पलायन कर देंगे, किसान ही ये सोचेंगे कि हमें बेहतरीन के लिए आगे जाना होगा, हमारे बच्चों को आगे जाना होगा, तो फिर जो उर्वरक क्षमता है प्रदेश की, जो उत्पादन होता है प्रदेश में, वो तो कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगा, और जो केमिकल वाले उत्पाद हैं वो उसकी जगह ले लेंगे। तो आने वाले समय में तो ये बहुत चिंता का विषय हो जाएगा। इस पर कैसे कार्य करेंगे? देखो, पलायन नहीं कर रहे हैं, जो जाते हैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने के शहर में, वो खेती तो अपनी करते हैं। जैसे मैं रहता हूँ गोरखपुर शहर में, मैं अपना खेती करता हूँ। कुल मिलाकर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी मुजफ्फरनगर की बात की या गोरखपुर की बात की है, तो एक विचार ये, आप एक समीक्षा करिए कि 2017 में जब जोगी जी की सरकार बनी, उस समय 6 चीनी मिलें बंद थी। 22 चीनी मिलों की 2017 के पहले की सरकारों ने बेच दिया था। भाई, चीनी मिलें चलती थी, मायावती और अखिलेश यादव ने उसको बेच दिया। जब हमारी सरकार बनी तो 6 चीनी मिलें बंद थी, उसको चलवाई, 4 नई चीनी मिलें लगवाई और 46 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया, क्षमता उसकी बढ़ाई गन्ना का। और आज प्रदेश में 122 चीनी मिलें सुचारू रूप से चल रही है, गन्ना लेकर किसान वहाँ जाता है। और इसका परिणाम है कि जो गन्ना खेती करने का क्षेत्रफल था वो 20 वर्षों से स्थिर था। 17 के पहले का 2007 से लेकर 17 तक 10 वर्षों में लगभग 20 लाख हेक्टेयर की खेती गन्ना की उत्तर प्रदेश में होती थी। लेकिन योगी जी के प्रयासों के नाते आज 30 लाख हेक्टेयर गन्ना बोया जाता है प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। आज उत्तर प्रदेश गन्ना की खेती करने के मामले में नंबर 1 है। आज उत्तर प्रदेश एथेनॉल उत्पादन करने के नंबर 1 है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश के जो किसान हैं
वो सामर्थ्यशाली बन रहे हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं, यह इस बात का प्रमाण है। अखिलेश यादव चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अखिलेश यादव को कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहना है। वो जानते हैं कि हम ट्वीट कर देंगे और सरकार बदल जाएगी। अखिलेश यादव के किसी भी बात को जनता, किसान या उत्तर प्रदेश के नागरिक गंभीरता से नहीं लेते हैं। आखिर में आपको बताया ना कि मायावती जी से लेकर अखिलेश यादव तक 10 वर्षों के कार्यकाल में 1,45,000 करोड़ रुपया किसानों को पेमेंट था। 22 चीनी मिलें बेच दी गई, चीनी मिलों की क्षमता कम होती जा रही थी और गन्ना मूल्य का भुगतान समय नहीं होता था। तो अखिलेश यादव किस मुझसे बात करेंगे भाई? योगी जी की सरकार 8.5 साल में चल रही है। इस 8.5 साल में हम 3 लाख करोड़ रुपया का हमारी सरकार ने पेमेंट किया गन्ना मूल्य का। तो अध्यक्ष जी, ये कौन सी वजह रहती है कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो वहाँ पर इतने करोड़ रुपए आवंटित नहीं हो पाया, आपकी सरकार आई तो इतने करोड़ आवंटित हो गया? चलाने वाले भी वही अधिकारी हैं, कार्य करने वाले भी वही अधिकारी हैं, तो आखिरकार समस्या आई कहाँ पर थी और समस्या का समाधान हुआ कैसे? देखिए, कुल मिलाकर नेतृत्व तो कैसा है। योगी जी बातों को समझते हैं, किसानों को समस्याओं को समझते हैं, उस पर चिंतन करते हैं, अधिकारियों के साथ बैठते हैं, योजना बनाते हैं और उसको प्रयास करके पूरी शक्ति के साथ क्रियान्वित करने का प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने को अग्रसर है। यह जो बीमारू राज्य था आज उससे ऊपर उठ गया है। किसानों के लिए एक संदेश क्या होगा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष के नाते? आप देखिए, हमारी ये इच्छा है कि उत्तर प्रदेश के किसान 100% किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चले और सरकार का प्रयास है कि उनकी आय दोगुनी है। इसके लिए जो भी काम करना होगा वो डबल इंजन की सरकार कर रही है और करेगी। सबसे बड़ा चैलेंज आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या देखते हैं किसानों के लिए और कैसे उस पर आप टैकल करके उसको आगे बेहतरीन दिशा में लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, आज अपने प्रदेश के या देश का जो विपक्ष है वह एक झूठ को 100 बार बोलेगा ताकि जनता सही मान ले। तो ऐसे जो विरोधी दलों का सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है उसका प्रयास करके पर्दाफाश करना और सही बात किसानों तक और नागरिकों को पहुंचाना, यह हमारा कर्तव्य है। इसको हम चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। जो किसान आज भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल पा रहा किसी भी योजना के तहत, या फिर कई बार लाइन में लग जाते हैं, भले ही वो सरकार को वोट डालते हो, बावजूद उसके जब उन्हें इतना संघर्ष करना पड़ता है, तो उन किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार क्या कुछ करेगी? देखिए, सरकार तो किसानों को ही नहीं, किसानों का ही नहीं, प्रदेश के सभी नागरिकों का हर प्रकार का सुविधा मिले इसके लिए प्रयासरत है। और सरकार का जो प्रयास है वो निचले स्तर पर दिखाई भी दे रहा है। आज कई स्तर के अधिकारी गाँव में जाकर सर्वेक्षण करते हैं, गाँव में जाकर समीक्षा करते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिले इसकी समीक्षा करते हैं और ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को भी दे दी जो सरकार की नीतियों को लेकर समस्या पैदा करते हैं, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। तो आज इस बात का मुझे हर्ष भी है कि सरकार की जो भी योजना है उसका क्रियान्वयन निचले स्तर पर 100% हो रहा है। फिर भी सहकारिता मंत्रालय जो है वो ये देख रेख करता है कि किसानों को सीधा सीधा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, पर सहकारिता मंत्रालय में कई जो त्रुटियां हैं वो सामने आती हैं। अभी देखा गया कि उसमें भर्ती को लेकर भाई भतीजावाद हो गया, उसमें देखा गया कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा, वो एक उसका हिस्सा बन गए। तो ये जो शिकायतें थीं इनका समाधान सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से नहीं हो पाया, तो उसको आपको क्या लगता है अभी सरकार में कितना कार्य चल रहा है किसानों के योजनाबद्ध तरीके से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनको पटल पर लाने के लिए? देखिए, 2017 में जब से सरकार बनी, सहकारिता विभाग दिन प्रतिदिन व्यवस्थित हो जा रहा है, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। पहले सहकारी बैंकों में जो किसान पैसा जमा करते थे उनको पैसा मिल ही नहीं रहा था और आज सारे सहकारी बैंक आर्थिक रूप से धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। ये हमारी सरकार का ही प्रयास है और जो हमारे सहकारिता मंत्री जीपीएस राठौर जी हैं वो व्यवस्थित तरीके से प्रयास कर रहे हैं और आज सहकारिता विभाग बहुत व्यवस्थित रूप से चल रहा है। सारे सहकारी बैंकों में पैसा उपलब्ध है, सारे सहकारी बैंक दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहे हैं और जो सहकारी समितियां हैं जिसके माध्यम से किसानों के बीच अनेक प्रकार की योजनाएं चलती हैं वो भी बहुत शक्तिशाली बन रही है। ये केवल कन्फ्यूजन कुछ विपक्ष के लोग पैदा कर रहे हैं। सहकारिता विभाग और सहकारी बैंक दिन प्रतिदिन 2017 से पहले से जो थी उससे बहुत आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश का बड़ा नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के बारे में अगर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा कामेश्वर सिंह सोचेंगे तो
तो क्या सोचेंगे ये? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से आज एक समर्थशाली राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। योगी जी एक संत हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नागरिक खड़ा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश समुचित रूप से विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जो सभी नागरिक, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनको पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिले। यह जो योगी जी की कार्यप्रणाली है ये बहुत ही बधाई की पात्र है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 2007 से लेकर 12 तक जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो जो एक रोजगार प्राप्त करने का सरकारी नौकरियों का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, वो 95,000 सरकारी नौकरी दी थी। 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इसमें 2,85,000 सरकारी नौकरी मिला था। यानी 10 वर्षों के कार्यकाल में लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां मिली थी। और कैसी मिली थी? जब मायावती सरकार थी तो पैसे के बल पर लोग नौकरी पाए। जब अखिलेश जी की सरकार में तो पैसा और जात और एक क्षेत्र यही चला, केवल नौकरी कौन पाया? तो इटावा, मैनपुरी। नहीं तो अखिलेश यादव और मायावती तो कहते हैं कि अगर आपकी सरकार है, आप आंकड़े भले ही पेश कर दी, लेकिन वो होती तो थर्ड पार्टी के थ्रू है, प्राइवेट कंपनियों के थ्रू है, तो उसे आप सरकारी नौकरी। वही बता रहा हूँ, वो नौकरी दिए 3 लाख लगभग 10 सालों में। आज योगी जी के नेतृत्व में 8.5 साल में 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिला है। एक एक परीक्षाओं को 2-2 बार निरस्त करके कराया गया है ताकि जो परीक्षा देने वाले विद्यार्थी या नौजवान हैं वो निरस्त तो इसलिए हुई ना क्योंकि उसमें धांधली पकड़ी है। नहीं, वो धांधली पकड़ते नहीं थे ना, हम तो धांधली पकड़े और फिर परीक्षा कराए ताकि मेरिट के आधार पर योग्य जो प्रतिभाशाली छात्र उनको नौकरी मिल सके। और आज 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी इस 10 सालों में मिला है। कोई नौजवान ही नहीं कह सकता है कि हम एक भी पैसा किसी को दिए हैं। आप मानेंगे नहीं, मैं अभी गया था मुजफ्फरनगर, एक किसान चौपाल लगाया था, उसमें एक जाट खड़ा हुआ, कहा कि हम चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं और भारतीय जनता पार्टी को कभी मत नहीं दिए हैं। हम चरण सिंह को देते थे और चरण सिंह का जब समझौता समाजवादी पार्टी से होता था तो समाजवादी पार्टी को देते थे। हम कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिए, कभी भाजपा को वोट नहीं दिए। लेकिन अब मैं भारतीय जनता पार्टी को मत दूंगा। हमारे घर में 13 वोट है, 13 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो हमने कहा बाबा जी क्यों? तो कह हमारे घर में कल्पना ही नहीं थी कि 200 रुपया का फार्म भर के और सरकारी नौकरी प्राप्त किया जा सकता है। हमारे घर में 3 हमारे नाती थे, तीनों नाती 200 रुपया लगा कर फार्म भरे और तीनों पुलिस में भर्ती हो गए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं जो योजनाबद्ध तरीके से योगी जी की एक छवि है वो लोगों में पहुंच पा रही है और लोग समझ पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल कामेश्वर जी, जो कि आप पार्टी के एक बड़े स्तंभ माने जाते हैं और आप लगातार संघ के एक बेहतरीन कार्यकर्ता के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक बहुआयामी नेता के रूप में उभर कर आए हैं। आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी भी आपको दी जा सकती है। क्या मेरी बात अगले प्रदेश अध्यक्ष से तो नहीं हो रही उत्तर प्रदेश? नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार भी नहीं हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनेगी भी नहीं और राजनीतिक दृष्टि से भी ये नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब गोरखपुर के हैं और छत्तीय समाज से आते हैं, मैं भी गोरखपुर का छत्तीय समाज का हूँ, तो ये संभव नहीं है, हमारी कल्पना भी नहीं है, मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही बनकर भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली कैसे बनेगी, इसके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। एक सिपाही के रूप में केशव प्रसाद मौर्य की भूमिका जो अब बिहार के चुनाव के बाद बढ़ गई है, उसको किस रूप में देखते हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी बात है और केशव जी के ही नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी थी और केशव जी हमको पहले प्रदेश मंत्री बनाए थे अपनी टीम में। जब केशव जी प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमको प्रदेश मंत्री अपनी टीम में रखे थे और केशव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संघर्ष हुआ। केशव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें केंद्र में अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश योगी जी, कलराज जी, ये सब के सब लोग निरंतर प्रयास किए। केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीतकर ऐतिहासिक रूप से उस समय सरकार बनाई थी। तो केशव जी हमारे पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता हैं और उनके ही नेतृत्व में पुनः 2027 के चुनाव में हम जाएंगे। बिल्कुल, मतलब ये तय है कि 2027 के चुनाव से पहले केशव जी को बड़ी जिम्मेदारी, या तो प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय जिम्मेदारी। नहीं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है भाई। वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री, इससे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? पार्टी उनका उपयोग पूरे देश में करती है और वो अपने शक्ति, अपने चिंतन, अपने सामर्थ्य का प्रयोग भी पार्टी को बढ़ाने में करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर जी, सी न्यूज़ भारत को अपना बहुकीमती समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। आप थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह जी, जो बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और लगातार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं वो किस तरह से किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं। अब ये देखना और भी दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में 2027 के चुनाव से पहले किसानों से जुड़े कौन कौन से मुद्दे राजनीति में उभर कर आते हैं और किसान किस पार्टी की ओर अपना समर्थन देंगे। फिलहाल के लिए संवाद कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत।